Hello student, welcome to physics practical. Here we are going to perform sonometer experiment virtually, in which we are going to learn the skill of taking observation, log calculation, graph, result and precaution. So it took a very hard work for me to make this experiment virtually. So please do like my videos and subscribe my channel, which will encourage me to make more videos like this. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम सोनोमीटर 1 एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम लॉ ऑफ लेंथ वेरीफाई करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड से लिया है। ये फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पर हम सोनोमीटर 1 करेंगे। तो इसी में सोनोमीटर 2 भी है, सोनोमीटर 2 एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लॉ ऑफ टेंशन वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ लेंथ वेरीफाई करेंगे। तो आओ इस एक्सपेरिमेंट का एम पढ़ते हैं। To study the relation between frequency and length of a given wire under constant tension using sonometer। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट का एम में क्या कहा गया है, अगर हम एक वायर लेंगे जिसका लेंथ L है और उस वायर को अगर हम कांस्टेंट टेंशन प्रोवाइड करेंगे और उसका मास पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट रखेंगे, तो उस वायर को हम जब वाइब्रेट कराएंगे तो उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा उस वायर का, वो उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड होगा। सो द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ अ गिवन वायर अंडर कांस्टेंट टेंशन यूजिंग सोनोमीटर। देखिए, अब यहाँ पे ये वायर हमने कंसिडर किया है, राइट। तो हमें ये वायर लेना है जो दो नाइफ एज के बीच में है। तो ये वायर का लेंथ हमें कंसिडर करना है और हमने इस वायर को कांस्टेंट टेंशन प्रोवाइड किया है, राइट। तो हम लोग वायर के एंड में एक हैंगर कनेक्ट किया है जिसका वेट 500 ग्राम है। हम यहाँ पर और एक वेट पुट करेंगे जिसका मास भी 500 ग्राम है। तो टोटल वेट हो गया 1000 ग्राम वेट एट द फ्री एंड ऑफ द वायर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने वायर को एक कांस्टेंट टेंशन प्रोवाइड किया है। कैसे? उसके एंड में वेट कनेक्ट करके। तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ये वेट कांस्टेंट रहेगा, हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वायर पे कांस्टेंट टेंशन है। और वायर का जो मास पर यूनिट लेंथ है, यानी मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, इट इज़ द लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर। वो हम कैसे फाइंड करते हैं? इस वायर का टोटल मास हम उसके टोटल लेंथ से डिवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ। अभी यहाँ पर देखो एपरेटिस क्या दिया है। सोनोमीटर, स्लॉटेड वेट्स विथ हैंगर, सेट ऑफ ट्यूनिंग फोक, रबर पैड, लाइट पेपर राइडर एंड मीटर स्केल। तो यहाँ पर सोनोमीटर क्या होता है? तो सोनोमीटर एक डिवाइस होता है, आप देख सकते हो, इसी को हम सोनोमीटर बोलते हैं। तो ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है आपको, वुडन बॉक्स, ये हॉलो बॉक्स है और ये बॉक्स के दोनों साइड में स्केल लगा हुआ है, राइट। तो आप लेंथ मेजर कर सकते हो। और फिर इस बॉक्स के ऊपर ये दो चीज़ रखा गया है, इसको हम नाइफ एज बोलेंगे। सो दीज आर कॉल्ड एज नाइफ एजेस, इसको हम नाइफ एज बोलेंगे। राइट। और ये आप वायर देख रहे हो, राइट। दिस इज द वायर which is passed over the knife edges and then it is passed over the pulley and the fin of the wire is connected to the weight। तो ये पूरे चीज़ को हम सोनोमीटर बॉक्स बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, स्लॉटेड वेट्स विथ हैंगर। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, स्लॉटेड वेट विथ हैंगर्स, तो ये हैंगर है। तो अगर आपने सिर्फ हैंगर चाहिए तो ये सिर्फ हैंगर है जिसका वेट 500 ग्राम है। हम इसके ऊपर और एक स्लॉट रखते हैं जिसका मास भी 500 ग्राम है। तो हम ऐसा स्लॉट रखते रखते जा सकते हैं, मगर क्योंकि हमें यहाँ पर वायर पे कांस्टेंट टेंशन देना है तो इसलिए हम वायर पे सिर्फ 1000 ग्राम वेट कनेक्ट करेंगे। यानी हैंगर का मास 500 है और इस स्लॉट का मास 500, तो हो गया 1000 ग्राम। सो वी हैव टू गिव अ कांस्टेंट टेंशन। और यहाँ पे दिया सेट ऑफ ट्यूनिंग फोक। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्यूनिंग फोक्स दिए गए हैं, 5 ट्यूनिंग फोक्स दिए गए हैं और हर एक ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है।
और हमने यहाँ पे सारे ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हैं। ये जो एक ट्यूनिंग फोक है उसका फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं, हमें उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ये एक्सपेरिमेंट से। तो हम यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन लेंगे क्योंकि 5 ट्यूनिंग फोक है। फिर बाद में है रबर पैड, तो दिस इज़ कॉल्ड एज रबर पैड, इसको हम रबर पैड बोलते हैं। तो रबर पैड का यूज़ यहाँ पे क्या है, ट्यूनिंग फोक को हम इस रबर पैड पे हीट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सो दैट द ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट्स। और जब ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट होता है हम उसे सोनोमीटर बॉक्स के ऊपर रखते हैं, उसके स्टेम को। बाद में क्या दिया देखिए, लाइट पेपर राइडर। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये लाइट पेपर राइडर है। तो ये पेपर से बना हुआ है, ये बहुत लाइट है, इसको हम वायर पे रखते हैं। वी कीप दिस पेपर राइडर एट द सेंटर ऑफ द वायर बिटवीन दी 2 नाइफ एजेस। फिर बाद में दिया है मीटर स्केल। तो अगर आपके पास मीटर स्केल होगा तो आप इस वायर के लेंथ को मेजर कर सकते हो, उस मीटर स्केल को ऊपर रख के ऐसे ज़ीरो से कहाँ तक लेंथ आया है। या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे जो स्केल दिया है साइड में उससे भी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये नाइफ एज का रीडिंग 15 सेंटीमीटर है और इसका 28.4 है, तो हम माइनस करेंगे दोनों को तो हमें इसका रीडिंग मिल जाएगा 13.4। अभी इस एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला दिया गया है n इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T/m। तो यहाँ पर जो n है वो n फ्रिक्वेंसी ऑफ वायर है। तो हम जब वायर को वाइब्रेट कराते हैं तो वायर जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है वो फ्रीक्वेंसी, और वायर का लेंथ, वायर में जो टेंशन दिया हमने, और वायर का मास पर यूनिट लेंथ, ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी by a formula which is n is equal to 1/2L root of T/m। और यहाँ पे हम टेंशन और मास को कांस्टेंट रखते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो वायर में जो हमने टेंशन प्रोवाइड किया है और वायर का जो मटेरियल है मास पर यूनिट लेंथ, वो दोनों चीज़ हम कांस्टेंट रखते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर है वो उसके लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड वी कैन से फाइनली NL इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये होता है अगर आपने वायर के लेंथ को इंक्रीज़ किया, हम वायर के लेंथ को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, एक नाइफ एज को स्टैटिक रखो और दूसरे नाइफ एज को धीरे धीरे डिस्प्लेस करो, तो जो वायर का लेंथ होगा बिटवीन द 2 नाइफ एजेस वो इंक्रीज़ होगा। तो अगर वायर के लेंथ को आप इंक्रीज़ करते हो तो उसका जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो डिक्रीज़ होगा। क्यों? बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। सो इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। तो यहाँ पर भी देखो अगर आप लेंथ को बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। सो हियर वी हैव टू आल्सो शो दैट NL इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखो अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले हमें यहाँ पर क्या करना है देखिए, यहाँ पर जो ट्यूनिंग फोक दिया गया है सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, राइट। तो पहले हम ये 4 ट्यूनिंग फोक जिसका फ्रीक्वेंसी हमें पता है उसके साथ ऑब्जर्वेशन लेंगे। फिर बाद में लास्ट में हम अननोन ट्यूनिंग फोक के साथ ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो पहले हम ट्यूनिंग फोक लेंगे 480 हर्ट्ज, फिर उसको रबर पैड में स्ट्राइक करेंगे और जब ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट होगा उसे उसके स्टेम को हम सोनोमीटर बॉक्स पे टच करेंगे। तो सोनोमीटर का ट्यूनिंग फोक का वाइब्रेशन सोनोमीटर बॉक्स में पास होगा, फिर फाइनली नाइफ एजेस में और वायर में पास होगा, देन द वायर विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो वायर जब वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा हमें यहाँ पर ये देखना है ऑब्जर्वेशन में कि ये जो पेपर राइडर रखा हुआ है ये गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्या होना चाहिए, व्हेन द वायर स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद सम फ्रीक्वेंसी वी हैव टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ वायर। हमें इस वायर के लेंथ को एडजस्ट करना है। कैसे? एक नाइफ एज को हमें स्टैटिक रखना है और दूसरे नाइफ एज को हमें डिस्प्लेस करना है धीरे धीरे आगे। तो इस वायर का लेंथ जो है बिटवीन द 2 नाइफ एजेस वो इंक्रीज होगा। तो एट सर्टेन पॉइंट, एट सर्टेन लेंथ यू विल फाइंड द पेपर राइडर विल फॉल ऑफ। तो अभी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो लेंथ
जब वायर का वो लेंथ होता है तो वायर वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक। तो जब ये वायर ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा तब ये पेपर राइडर नीचे गिरेगा। अभी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये वायर ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, वो इंक्रीज होगा, तो उससे पेपर राइडर नीचे गिरेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो हम पहला ट्यूनिंग फोक लेंगे 480 हर्ट्ज। फिर हम इस ट्यूनिंग फोक को सोनोमीटर बॉक्स के पास लेके आएंगे। अभी हम इस ट्यूनिंग फोक को रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही ट्यूनिंग फोक रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे, tuning fork will start vibrating, and then we have kept the stem of tuning fork on the sonometer box। तो ये जो स्टेम है ट्यूनिंग फोक का, ये हम सोनोमीटर बॉक्स पे टच करेंगे ताकि ये जो ट्यूनिंग फोक का वाइब्रेशन है वो सोनोमीटर बॉक्स में पास होगा, फाइनली वायर में पास होगा, वायर वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये वायर यहाँ पे नीचे नहीं गिर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस वायर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे इस नाइफ एज को डिस्प्लेस करके, और हमें नाइफ एज को धीरे धीरे डिस्प्लेस करना है क्योंकि हमें सारे लेंथ देखना है किस में गिर रहा है पेपर राइडर। अभी फिर से हम ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करेंगे और हमें जैसे ही ट्यूनिंग फोक के स्टेम को हम टच करेंगे तो ये पेपर राइडर हिलना चाहिए और नीचे गिरना चाहिए। तो अभी भी पेपर राइडर नहीं हिल रहा है, इट इज़ नॉट फॉलिंग डाउन। Now again we have to increase the displace the knife edge। Now let us check again। So now you can see that the paper rider is moving and is going to fall down। So this is the length at which the wire vibrate with frequency equal to frequency of tuning fork। तो यहाँ पर resonance होता है और पेपर राइडर नीचे गिरता है। तो resonance का मतलब क्या है? Resonance is the condition in which a body vibrate with the frequency equal to frequency of external periodic force, and in that case the amplitude of vibration of body increases to maximum। तो हमने यहाँ पर ये देखे कि वायर के लेंथ को चेंज करने से वायर का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो चेंज हो गया, राइट। तो पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट था, राइट, इट इज़ नॉट 480। जैसे हमने वायर के लेंथ को इंक्रीज किया, राइट, फ्रीक्वेंसी at this length of wire frequency becomes 480 and resonance takes place and paper rider falls off। so now अभी हमने यहाँ पे देखे कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि इफ टेक द ट्यूनिंग फोक ऑफ 426 हर्ट्ज ले रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, तो हम अभी 426 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक लेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी पहले के ट्यूनिंग फोक से कम है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, अगर हम 426 हर्ट्ज के ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके सोनोमीटर बॉक्स पे रखेंगे तो हमें इस वायर को 426 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराना है, राइट। तो पहले फ्रीक्वेंसी, अभी ये फ्रीक्वेंसी कितना है, 480 हर्ट्ज है, राइट। तो हमें फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, हमें वायर के फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है, तो हमें इसके लेंथ को बढ़ाना होगा।
यानी इस नाइफ एजेस को डिस्प्लेस करके आगे लेना है, जहाँ पे अभी था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जहाँ पे था वहाँ से आपको इसको धीरे धीरे डिस्प्लेस करना है, लेंथ को इंक्रीज करना है। तो अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी को 480 हर्ट्ज से 426 हर्ट्ज करना है, डिक्रीज करना है लेंथ को इंक्रीज करके। तो अभी हमें ये लेंथ को फाइंड करना है, कितना लेंथ आया। तो यहाँ पे लेंथ है 15 और ये है 29। सो 29 माइनस 15 वी गेट 14। सो 14 सेंटीमीटर लेंथ वी गेट फॉर फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज। So this frequency is 480 hertz, and for 480 hertz we have got length 14 centimeter. हमें इसको फिर से एक बार करना है सेम ट्यूनिंग फोक के साथ, फिर से हमें चेक करना है कि पेपर राइडर वहीं पे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो अभी हम लेंथ को थोड़ा आगे पीछे करेंगे, नाइफ एज को थोड़ा आगे पीछे डिस्प्लेस करेंगे, फिर से देखेंगे कि गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो अभी देखते हैं फिर से नाइफ पेपर राइडर नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। हमने नाइफ एज को 2 मिलीमीटर से आगे लिया, राइट। पहले 29 पे था, अभी 29.2 हो गया। तो हम फिर से चेक करेंगे कि इस यहाँ पर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। चलिए फिर से हिट करते ट्यूनिंग फोक को। So you can see that the paper rider falls off also at 29.2। तो हम ये दो लेंथ लिखेंगे, पहला 14 लिखेंगे, अभी ये 29.2 माइनस 15 हो जाएगा 14.2। So L1 is 14, L2 is 14.2। We will record in the observation table। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। Mass of the hanger is 500 gram, total mass attached is 1000 gram, tension applied will be 1000 into 980, so it is 9800000 dynes। तो यहाँ पे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए था, ये सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए बिकॉज ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन नंबर हमें 5 ऑब्जर्वेशन लेना है। फिर सेकंड में फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक है 480, 426, 384, 320, फिर लास्ट में अननोन है। और यहाँ पर हम वाइब्रेटिंग लेंथ लिखेंगे। तो 480 हर्ट्ज के लिए हमें 14 सेंटीमीटर आया और 14.2 सेंटीमीटर आया, राइट। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर बाद में हम मीन लेंथ फाइंड करेंगे। सो चलिए अभी हमें आगे का ऑब्जर्वेशन लेते हैं। 426 फिर 384, 320, ये सारे फ्रीक्वेंसी के हमें वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करने यहाँ पे लिखने हैं, और फिर बाद में अननोन फ्रीक्वेंसी के साथ भी करना है। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू द एक्सपेरिमेंट। तो अभी लेंथ था 14.2 सेंटीमीटर, ये 29.2 पे है। अभी हम ट्यूनिंग फोक लेंगे 426 हर्ट्ज। फिर अभी हम इस ट्यूनिंग फोक को रबर पैड में स्ट्राइक करेंगे, और फिर हम इसके स्टेम को सोनोमीटर बॉक्स पे टच करेंगे, और हम इस वायर को एडजस्ट करेंगे सो दैट द पेपर राइडर विल फॉल डाउन।
तो अभी हम पहले लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा सा. So you can see that the tuning fork starts vibrating, and the vibration now passes to the sonometer box, and then it passes to the knife edges and then to the wire. But still the paper writer is not falling because यहाँ पे जो वायर वाइब्रेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 426 हर्ट्ज़ के बराबर नहीं है. तो हमें फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करना है वायर इंक्रीज़ करके. फिर से हम लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, राइट. इट इज़ नाउ 29.6. सो 30.1 में देखते हैं क्या होता है. So still the paper writer is not vibrating and not falling down. We will increase the length again. So let us increase the length to 30.5. And check the paper writer is falling or not. So we have to adjust a little bit. So you can see that at this length the paper writer falls off, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन था स्ट्रिंग का वो ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी के बराबर था. तो अभी ये लेंथ कितना हो गया, 30.5 है और ये 15 है. 30.5 and 15 you will get how much, 15.5, right. Once again we will check over here at this थोड़ा आगे पीछे करके नाइफ एज को कि वहाँ पे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, वही ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी के साथ. तो हमने रखा 30.5, अभी हम रखेंगे, अभी हम 1-2 मिलीमीटर आगे पीछे करेंगे. लेट अस टेक 30.6 और 7 और 8 और यहाँ पे चेक करते हैं. यहाँ पर भी पेपर राइटर नहीं गिर रहा है, राइट. तो हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लेंथ को. सो नाउ यू कैन सी द पेपर राइडर फॉल्स ऑफ एट दिस लेंथ. तो ये कितना लेंथ हो गया, 30.8 हो गया, राइट. 30.8. So now 30.8 minus 15, we will get 15.8. So your L2 is 15.8. We can record this in observation. पहले हमें कितना आया था, 426 हर्ट के साथ L1. So L1 we have got 15.5. Now we have got 15.8. So we can write L1 L2 for 426 हर्ट्स. अभी हम लेंगे ट्यूनिंग फोक 384 हर्ट्स. तो ये 384 हर्ट्ज है, राइट. ये हम ट्यूनिंग फोक लेंगे और इसको हम स्ट्राइक करेंगे रबर पेड के साथ, इसको रखेंगे. फिर हम पेपर राइडर कहाँ पे गिर रहा है वो चेक करेंगे लेंथ इंक्रीज करके. So now we will take tuning fork 384 hertz.
फिर अभी इस ट्यूनिंग फोक को हम रबर पैड में स्ट्राइक करेंगे और फिर जब ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट होगा उसके स्टेम को हम सोनोमीटर बॉक्स पे टच करेंगे so that the vibration will transfer to the sonometer box, knife edges and then wire. तो अभी यहाँ पर लेंथ था 30.8, अभी लेंथ और आगे जाएगा क्योंकि हमने ट्यूनिंग फोक के फ्रिक्वेंसी डिक्रीज लिया है, पहले 426 था अभी 384 हुआ, तो हमें इस वायर को 384 फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कराना है, तो इसके लेंथ को हमें इंक्रीज़ करना है। अभी जो पहले हमने जहाँ तक लिया था ऑब्जर्वेशन, वहाँ पे इस वायर का लेंथ था 30.8, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी था 426 हर्ट्स। अभी हमें इस वायर को 384 फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराना है, यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना है, तो इसके लेंथ को हमें इंक्रीज करना है। So let us strike the tuning fork on rubber pad and keep the stem on sonometer box. So you can see the tuning fork vibrates and now prepare will fall. तो हमें इस वायर के लेंथ को इंक्रीज करना है। फिर ट्यूनिंग फोक को फिर से आप वाइब्रेट कराओ और सोनोमीटर बॉक्स के ऊपर रखो और चेक करो पेपर राइडर नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है। So again it is not falling, so again we have to increase the length। And so it is not falling, so again we have to increase, we have to displace the knife edge so the length increases। और हर बार आपको पेपर राइडर को सेंटर में रखना है। फिर से हम ट्राई करते हैं इसको। Still it is not vibrating, the paper rider is not vibrating, so again we displace the knife edge। So अभी यहाँ पर पेपर राइडर नीचे नहीं गिर रहा है। तो आपने भी देखा पेपर राइडर नीचे गिर रहा है, मतलब ये जो लेंथ है 32.5, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर एट विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर इज 384 हर्ट्ज। So the resonance takes place and the paper rider falls off। So now we will do one more reading we take with this tuning fork of 384 Hz just by displacing the knife edge 1 or 2 millimeter back or forth। तो अभी यहाँ पे 32.5 है, so we will increase। So you can see paper rider falls off। Now the length is this is 30
2.7. So 32.7 and 15, we will get 17.7. पहले था 32.5, तो पहले कितना था, 17.5 था, तो अभी 17.7 हो गया। तो इस तरह से लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी टी को डिक्रीज किया। So this length we can record in the observation table. Now we'll take the tuning fork of frequency 320 Hz. उसके बाद में लास्ट में हम लेंगे अननोन फ्रीक्वेंसी। तो अभी आपको पेपर राइडर फिर से उठा के वायर के ऊपर रखना है, दोनों नाइफ एज के बीच में सेंटर में वायर के ऊपर। और हम अभी लेंगे ट्यूनिंग फोक 320 हर्ट्स, और फिर उसके लिए हम वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करेंगे जहाँ पर पेपर राइडर नीचे गिरता है। So now we will take a tuning fork of frequency 320 Hz and we will strike it on rubber pad, and then we will keep the vibrating tuning fork on sonometer box, and then we will adjust the length between the two knife edges such that the paper rider falls off. तो अभी हम यहाँ पर 320 Hz का tuning fork लेंगे। फिर इसको हम रबर पैड में स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पर लेंथ था 32.7, तो हम लेंथ को पहले इंक्रीज करेंगे। सो लेट अस कीप 34। अभी ट्यूनिंग फोक 320 हर्ट्ज है और हमने नाइफ एज को 34.5 पे रखा है। 34.5 माइनस 15, ये हमें लेंथ मिलेगा। तो इस लेंथ पर पेपर राइडर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है हम चेक करेंगे ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके इसके ऊपर सोनोमीटर के ऊपर रख के। तो यहाँ पर पेपर राइडर नहीं गिर रहा है नीचे, सो हम लेंथ को और इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर भी नहीं गिर रहा, राइट। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो इस लेंथ पे पेपर राइडर नीचे गिर रहा है, राइट। तो हम ये लेंथ चेक करेंगे कितना है, 35.3 और ये 15 है। So 35.3 and 15 we get 20.3. So this is L1 for 320 Hz. Now we'll find L2 for 320 Hz. So we will just displace the knife edge back or forth 1 or 2 millimeter. तो हमने दोबारा पेपर राइडर को वायर के ऊपर रखा इन मिडवे बिटवीन द नाइफ एजेस। अभी यहाँ पे 35.3 पे था, लेट अस इंक्रीज द लेंथ। और यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर पेपर राइडर नीचे गया, राइट। तो यहाँ पे लेंथ कितना होगा, 35.5 और 15। सो वी गेट द लेंथ 20.5।
तो इस तरह से L1 20.3 आया और L2 20.5 आया. दिस लेंथ वी विल राइट इन द ऑब्जर्वेशन टेबल. नाउ वी विल डू फॉर द अननोन फ्रीक्वेंसी. अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए वाइब्रेटिंग लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जो सारे फ्रीक्वेंसीज थे 480, 426, 384 और 320 डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे. अभी अननोन ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे. So let us come back to this. तो ये हमारा 320 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है. अब ये अननोन है. यू ऑल कैन सी द साइज ऑफ ट्यूनिंग फोक. जैसे ही फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, ट्यूनिंग फोक का साइज इंक्रीज हो रहा है. यानी हम बोल सकते हैं जो ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी 384 और 320 के बीच में रहेगा. तो उसका वाइब्रेटिंग लेंथ भी 384 और 320 लेंथ में जो वाइब्रेटिंग लेंथ आया था उसके बीच में रहेगा, राइट. So here we have got vibrating length something 20.5 and 20 point or 20.3. तो उसके पहले ही रहेगा इसका vibrating length. So let us pick up this tuning fork of unknown frequency. इसको हम सोनोमीटर बॉक्स के वहाँ पे लेके जाएंगे और फिर रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे. अभी हमें इस पेपर राइडर को फिर से ऊपर रखना है, वायर के ऊपर रखना है, मिड वे बिटवीन द टू नाइफ एजेस. तो पहले हमें लेंथ आया था 20.5 व्हेन वी हैव केप्ट द नाइफ एज एट पोजीशन 35.5. तो अभी क्योंकि इसका ट्यूनिंग अननोन ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी इज़ बिटवीन 384 एंड 320 हर्ट्स, तो हमें 384 और 320 हर्ट्स में जो वाइब्रेटिंग लेंथ आया था, इसका वाइब्रेटिंग लेंथ उनके बीच में रहेगा. सो अभी अभी हमने जो किया था 320 हर्ट्स के लिए, हमें वाइब्रेटिंग लेंथ आया था कितना, 20.5 व्हेन वी हैव केप्ट द नाइफ एज एट 30.5. तो अब हम अभी क्या करेंगे, नाइफ एज को पीछे लेंगे और हम चेक करेंगे वाइब्रेटिंग लेंथ जहाँ पर पेपर आड़ा नीचे गिरता है. तो यहाँ पर हम चेक करते 34.5 पे, पहले 35.5 पे था, अभी 34.5 पे है. तो यहाँ पर पेपर आड़ा नीचे गिर रहा है, राइट. तो यहाँ पर लेंथ कितना है, 34.5 और ये है 15. तो ये लेंथ हो जाएगा अपना 19.5. So for frequency, unknown tuning for frequency, we have got vibrating length 19.5. It is the length where the paper rider falls off. So यहाँ पर resonance हो रहा है. अभी resonance का मतलब क्या है, it is the condition in which ये जो आपका बॉडी है, ये जो आपका वायर है, इट्स अ बॉडी जिसको हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के थ्रू से वाइब्रेट कराते हैं. और यहाँ पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ट्यूनिंग फोक है, तो ट्यूनिंग फोक से हम इस वायर को वाइब्रेट कराते हैं. तो अगर ये वायर का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, तो इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज मैक्सिमम हो जाएगा और पेपर राइडर नीचे गिरेगा. इसे हम रेजोनेंस बोलते हैं. सो रेजोनेंस इज द कंडीशन इन विच a body is made to vibrate with a frequency equal to frequency of external periodic force such that the body vibrate with maximum amplitude. अभी हम फिर से एक बार चेक करेंगे सेम ट्यूनिंग फोक के साथ फॉर L2. तो हम दो बार लेंथ फाइंड करते हैं L1 L2. तो L1 आया हमको 19.5. अभी हम L2 फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे 34.5 पे रखा था, अभी हम लेंथ को थोड़ा आगे पीछे करेंगे.
और यहाँ पर हम चेक करते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर पेपर एरर नीचे गिरा रहा है, तो वाइब्रेटिंग लेंथ हम फाइंड करेंगे कितना है, 34.2 and this is 15, so we get 19.2। तो इस तरह से हम सारे ट्यूनिंग फोक के जो वाइब्रेटिंग लेंथ है वो फाइंड कर लिए। अभी हम ये ऑब्जर्वेशन टेबल पे पुट करेंगे और फिर मीन लेंथ फाइंड करेंगे। तो ये सारे रीडिंग्स हमें गए 14.2, 15.5, 15.8, 17.5, 17.7, 20.3, 20.5 एंड 19.2, 19.4। तो अभी हम यहाँ पर मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हमें L1 L2 को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है। तो ये सारे L1 L2 के मीन आ जाएंगे यहाँ पे। तो अननोन फ्रीक्वेंसी के भी मीन हमें फाइंड करने हैं, 19.2 19.4। तो यहाँ पे आ जाएगा and then we will find out 1 upon L, reciprocal of this mean vibrating length। तो हमें ये reciprocal find करना है with the help of log table and at the end we have to calculate NL। तो NL find करने के लिए ये frequency और vibrating length को multiply करना है, तो हमें NL मिलेगा। So the value of NL should be constant, ये constant होना चाहिए। हालांकि exactly constant नहीं होता है, but it should be near about constant। NL का calculation table दिया हुआ है। तो ये कैलकुलेशन टेबल है जिसमें हम एनएल फाइंड करते हैं। तो हम हर एक फ्रीक्वेंसी एन और एल का लॉग निकालेंगे। तो एन और एल का लॉग निकाल के हम यहाँ पर पुट करेंगे। फिर हम दोनों लॉग को एन का लॉग एन लॉग एल को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग निकालेंगे। तो एंटी लॉग आएगा 6766, 6645, 6757, 6527। so these are the anti-log of C which gives us value of NL। फिर हम मीन NL फाइंड करेंगे। मीन NL फाइंड करने के लिए हमें सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय 4 करना है। so we get 6699। then we have to find unknown frequency। unknown frequency का फॉर्मूला दिया है मीन NL डिवाइड बाय L डैश। तो मीन NL 6699 है और L डैश वाइब्रेटिंग लेंथ, इट वाज मीन vibrating length for unknown frequency which we have got 19.3। so we'll divide this and we get unknown frequency 347 hertz। so this is the way how we are finding unknown frequency। so now we are going to do log calculation। यहाँ पर हमें अभी NL फाइंड करना है। वी हैव टू शो दैट NL इज कांस्टेंट। तो NL मतलब फ्रीक्वेंसी N और वाइब्रेटिंग लेंथ, मीन वाइब्रेटिंग लेंथ L को मल्टीप्लाई करेंगे। So we can do multiply manually, but we have to do by log calculation because in physics practical exam there is mark for log calculation। So we have 2 marks for calculation and this is like 480 का log फाइंड करना है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टल दिया है राइट, और यहाँ पर कैलकुलेशन वर्टिकल दिया है। तो n का लॉग 480, तो 480 का लॉग निकालना है। तो किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक निकालना होता है, फिर उसके बाद मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, पॉइंट के पहले और मैंटिसा पॉइंट के बाद। तो 480 का कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें इसमें कितना डिजिट है काउंट करना है। तो इसमें 3 डिजिट है, तो 3 - 1 2, तो 2 हो गया कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम निकालेंगे मैंटिसा। मैंटिसा निकालने के लिए हमें लॉग टेबल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का 2 डिजिट 48 है, तो 48 हमें फर्स्ट कॉलम में ढूंढना है कहाँ पे है। तो ये हो गया 48। तो 48 का हमें जीरो में देखना है, 48 का जीरो में देखना है राइट। तो यहाँ पे दिख रहा आपको ये 0 1 2 3 अप टू 9 भी है। तो 48 का जीरो के नीचे देखना है हमें। तो 48 का ये हो गया 48
और ये 0, तो 48 का 0 के नीचे 6812 है, so it is 6812, so 2.6812 is the log of 480. now इसके लिए हमें L आया 14.1, 14.1 का log निकालना है। तो यहाँ पर इस नंबर में पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 2, सो 2 - 1 हो गया 1। जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं किसी भी नंबर का, उस नंबर में आपको पॉइंट के पहले कितने डिजिट है काउंट करना है, फिर लेस 1 करना है। तो ये पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, तो लेस 1, सो 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड मैंटिसा। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए 14 का 1 में देखना है। जब हम मैंटिसा फाइंड करते हैं तो पॉइंट देखना नहीं होता है, 14 का 1, तो 14 का 1 देखना है। तो ये हो गया 14 और 1 के नीचे, तो ये हो गया 1492, सो वी हैव 1.1492, सो 1.1492, सो वी हैव टू ऐड दिस। क्योंकि हम ये मल्टीप्लाई करते हैं एन और एल, तो लॉग में हमें एडिशन करना है। और अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो दो वैल्यू का, उसको आप डिवाइड कर रहे हो, तो लॉग में माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉग में प्लस करते हैं। तो दोनों भी लॉग को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये आएगा, राइट। अभी इसका हमें एंटी लॉग फाइंड करना है। तो इसका एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हमें 0.83 का 04 देखना है। तो हमेशा याद रखो एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, जब भी आप लॉग को ऐड करते हो जो भी आपको वैल्यू आता है तो उसका आपको पॉइंट के बाद का देखना है एंटी लॉग। तो 0.83, नाउ विल ओपन द पेज ऑफ एंटी लॉग। So this is anti-log. We have anti-log. If you see the first column, it is starting from 0.50. We have till 0.99. तो हमें यहाँ पर देखना है 0.83 का 04 में, तो 4 आएगा मीन डिफरेंस के नीचे, राइट। वी हैव टू सी दिस 4 इन मीन डिफरेंस। 0 वी हैव टू सी फ्रॉम 0 to 9, तो 0.83 का 04 है, तो ये हो गया 0.83, तो ये हो गया 0.83, राइट, का 0, ये 0 है और 4 के नीचे मीन डिफरेंस ये 1 2 3 4, तो मीन डिफरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम 0, मीन डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट, starting from 1 1 2 3 4, and this is starting from 0, so we have to see 0.83 in 04, तो 0.83 का 0 और 4 के नीचे क्या आएगा 6, तो हमें 6 ऐड करना है, तो 6761 प्लस 66767, so here we got anti-log 6767। अभी एंटीलॉग आने के बाद हमें पॉइंट कहाँ पे देना है, एंटीलॉग आने के बाद पॉइंट हम कैसे देखो, जिस वैल्यू का आपने एंटीलॉग निकाला है उसमें डेसिमल के पहले वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 4, यानी 4 के बाद पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 + 1 3, 3 के बाद पॉइंट देते फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ वी हैव टू डू कैलकुलेशन फॉर सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो ये है 426 और ये है 15.6, तो 426 का कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा, राइट, और 15.6 का कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। सब में फ्रीक्वेंसी में कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगा और मीन वाइब्रेटिंग लेंथ में 1 आएगा, तो 2 पॉइंट और 1 पॉइंट हो गया। अभी हमें निकालना है मैंटिसा, तो 426 का लॉग आएगा 2 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। अभी मैंटिसा फाइंड करने के लिए 42 का 6 देखना है, तो 42 का 6 हमें देखना है, राइट। सो वी विल अगेन गो टू लॉग टेबल, लॉग पेज, ये आ गया लॉग पेज, राइट। तो 42 का 6 देखना है हमें, तो ये हो गया 42 और ये 0 1 2 3 4 5 6 6294 है, सो इट इज़ 2.6294। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉग ऑफ एल, तो 426 का एल कितना है 15.6, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1 और हमें 15 का 6 देखना है, तो 15 का 6 के नीचे कितना आ रहा है 19, सॉरी ये 15 है, ये आ रहा है 1931, so it is 1931, right? So we have to add these two logs, we get 3.8225. Now we have to find anti-log, so for finding anti-log we have to open the page of anti-log, 0.82 in 25, तो 0.82 का 25 में देखना है, तो ये 0.82 इधर है, राइट, और ये 0 1 2 ये 2 है और 5 के नीचे 8 है, राइट, तो हमें 8 ऐड करना है, तो 6637 प्लस 8 6645, सो इट इज 6645 और के बाद पॉइंट देंगे। तो इस तरह से हम बाकी का 2 कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे आया है, दिस आर दी वैल्यू ऑफ एन एल विच इज़ नियरली कॉन्स्टेंट, राइट, नियरली कॉन्स्टेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेसिप्रोकल ऑफ द
मीन एल, 1/L फाइंड करना है। तो 1/L हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है 1/L वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो 1/L फाइंड करने के लिए हम रेसिप्रोकल पेज लेंगे लॉग टेबल का। तो ये रेसिप्रोकल पेज है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल डिजिट। अभी यहाँ पे हमें एल का रेसिप्रोकल लेना है, राइट, 14.1 का, मतलब 1/14.1, दिस इज 1/15.6, 1/17.6। अभी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम में डबल डिजिट का रेसिप्रोकल नहीं है, सिंगल डिजिट का रेसिप्रोकल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे, इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में। तो ये हो जाएगा 1.41 इंटू 10, राइट। तो 1 डिवाइड बाई 1.41 इंटू 10, फिर वो 10 जाएगा ऊपर, 10⁻⁻1 होगा। तो 1.41 का निकालेंगे रेसिप्रोकल, तो 1.4 का 1 में इट इज़ 0.7092। तो हम लिखेंगे 0.07092, क्यों, क्योंकि ऊपर 10⁻⁻1 है न्यूमरेटर में, तो हम ये पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो 10⁻0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। अभी 15.6 को 1.56 करेंगे, तो 1.5 का 6 के नीचे कितना है देखो, 6410, सो 0.06410। तो इस तरह से हम सबका रेसिप्रोकल निकालेंगे, राइट, और यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। अच्छा बच्चे, अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी लेंगे और वाई एक्सिस में 1/L। फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू है 480 और मिनिमम 320 है। तो एक्स एक्सिस में हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर 100 हर्ट्स लिया है, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर 200 हर्ट्स। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 50 हर्ट्स। तो ये 50 या 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। तो इस तरह से हम एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर आपको स्केल लिखना है, राइट हैंड कॉर्नर में एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 हर्ट्स, और वी कैन राइट 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। वाई एक्सिस में हम 1/L का वैल्यू लेंगे बिकॉज वी आर प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ 1/L वर्सेस n। तो 1/L का मिनिमम वैल्यू है 0.049 और मैक्सिमम वैल्यू है 0.070। तो हम ये वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ही पढ़ेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हम कैसे पुट करेंगे वैल्यूज़ को, वी कैन टेक 2 सेंटीमीटर एज 0.010। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 0.005। ओके, फिर यहाँ पे ये होगा 0.015, 0.020, फिर 0.025, फिर यहाँ पे होगा 0.030, 0.035, ऐसे लेंगे हम। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर कितना होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर 0.05 है, सॉरी 1 सेंटीमीटर 0.005 है, तो 1 मिलीमीटर कितना होगा, ये 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हम 0.005 को भी 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1 मिलीमीटर होगा 0.0005। फिर 2 मिलीमीटर होगा 0.001, राइट। तो इफ़ वी गो बाय 2 मिलीमीटर it increases by 0.001. So if we go every 2 millimeter up, we increase by 0.001. तो अभी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे 0.010 है, अगर आपको 0.011 चाहिए तो हमें 2 मिलीमीटर ऊपर जाना है, क्योंकि 2 मिलीमीटर 0.001 से बढ़ता है, राइट। सो वी हैव टू इंक्रीज बाई 2 मिलीमीटर, तो वी हैव टू गो, इफ़ वी गो by 2 millimeters we increase by 0.001। तो अगर ये 0.025 है, तो अगर आप 2 मिलीमीटर ऊपर जा रहे हो तो 0.021 होगा, फिर उसका नेक्स्ट 2 मिलीमीटर 0.022 ऐसे। तो ये जो है 0.020 और 0.030 के बीच में आएगा 0.025। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एवरी 2 सेंटीमीटर we take this 2 centimeter from origin 0.010, next 2 centimeter 0.020, next 2 centimeter 0.030. So in this way we take up to 0.070 और 0.080। तो अभी हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्स है और 1/L 0.070 है। तो हम लोग 1/L का वैल्यू वी विल टेक अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 0.070। तो अभी यहाँ पे 480 निकालना है एक्स एक्सिस में। तो 480 देखो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। 480 निकालने के लिए हमें ये 400 राइट, एंड एक्स एक्सिस में अगर आप 1 मिलीमीटर आगे जाते हो तो 5 हर्ट्ज से बढ़ते हो। तो ये 400 है, ये 450 हो गया, ये 455, 460, 465, 470, 465, 480 राइट, ये 480 है। तो अगर ये 480 है तो हमें मार्क करना है अभी, दिस इज 480, वी विल मार्क इट। ठीक है, अभी हमें वाई एक्सिस में 480 के लिए 1/L कितना आया, 0 पॉइंट, इट इज़ 0.070। तो हमें 0.070 यहीं पे है राइट, यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो ये आ गया राइट, तो ये पॉइंट आ गया हमको। सो वी विल पुट अ सर्कल अराउंड दिस पॉइंट। ओके, तो ये पॉइंट हमें आ गया। अभी सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या है देखिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी 426 है, तो 1/L 0.064। तो 426 हम कैसे निकालेंगे, 426 को निकालने के लिए हमें, ये है 400 राइट, एंड वी वांट 426, दिस इज 405, दिस इज 410, 415, 420, एंड दिस इज 425। So in the 426 or 425 will be nearly equivalent, we can take 425। तो ये 425 है राइट, तो हम यहाँ पे लेंगे। फिर अभी y एक्सिस में वी हैव 0.064, 0.064। सो 0.064 हम कैसे लेंगे देखिए, तो 0.064 ये है 60, तो ये होगा 61 राइट, दिस इज 61, दिस इज 62, 63, 64, दिस इज 64 राइट। एंड नाउ ऑन द एक्स एक्सिस वी हैड 426, तो 426 हमें आगे बढ़ाएंगे। तो हमें और एक पॉइंट मिल गया राइट यहाँ पे। अब इसके बाद है हमें अभी 384 और 0.056, तो आपको 384 याद रखना है और 56 याद रखना है। तो 384 हम कैसे निकालेंगे, 384 को निकालने के लिए अभी यहाँ पे ये हम देख रहे हैं, 384 को निकालने के लिए ये 350 है राइट, दिस इज 350, वी वांट 384, 350, दिस इज 375, this is 380, and this is 385. So we can take 385 as 384, because 385 is equivalent to 384, we can take. Now on y-axis we have 56, 0.056 right, so it is 0.056। तो 56 हम कैसे निकालेंगे देखिए, 56 को निकालने के लिए हमें ये है, अभी यहाँ पे ये मार्क 50 है राइट, ये 50 नहीं, ये मार्क 50 है, तो ये 50 है राइट, दिस इज 55, then we have this is 56, we have to go 2 millimeter ahead to increase by 1, this is 55, so this will be 56,
This is 56. Okay, so we got one more point. Now we have 320 and 49. तो हम 320 को कैसे देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस में? तो ये है 300 राइट, हमें 320 चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप 1 मिलीमीटर आगे बढ़ते हो तो आप 5 हर्ट्ज से आगे बढ़ते हो। सो वी वांट 320, तो 320 के लिए ये है 300 राइट, दिस इज़ 300, देन दिस इज़ 305, 310, 315, 320, ये 320 है राइट, दिस इज़ 320। और अभी एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में अभी देखिए कितना है। वाई एक्सिस में हमें लेना है 49, 0.049। ओके, तो 0.049, यहाँ पे वाई एक्सिस में 2 मिलीमीटर एक से बढ़ रहा है, 2 मिलीमीटर एक से बढ़ेगा राइट। हमें 49 चाहिए, तो ये 50 है। देखो ये 50 है, एक्चुअली मैंने मार्क रॉन्ग किया, ये 50 है। तो हमें यहाँ पे 49 चाहिए, तो 2 मिलीमीटर हम नीचे जाएंगे राइट। 49 के लिए हम 2 मिलीमीटर नीचे जाएंगे, तो एक से कम होगा। So this is like 50, so this is 50 and we have to go 2 millimeter down, right? Here we have to do, this is now we have 49। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स निकालने ग्राफ पेपर के ऊपर, हम ये पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। और हमें अभी ग्राफ प्लॉट करना है, so we'll plot a straight line graph। तो आपको यहाँ पे स्केल रखना है और लाइन ड्रॉ करना है टू द पॉइंट्स। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑन द लाइन, इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट लाइन पे आ रहे हैं राइट, 2 points are coming on line, so we have drawn a straight line passing to origin, which shows that तो अभी यहाँ पे हमें अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है फ्रॉम ग्राफ। तो ग्राफ से अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में देखना होगा कि अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए रेसिप्रोकल ऑफ मीन लेंथ कितना आया। दिस इज़ अननोन फ्रीक्वेंसी, तो इसके लिए मीन लेंथ 19.3 है और रेसिप्रोकल 0.0518। तो हमें यहाँ पर 0.051 देखना है, तो 0.051 ये 0.050 है, दिस इज 0.050 एंड दिस इज 0.051, 2 मिलीमीटर ऊपर राइट। दिस इज 0.051, ओके। So we have to draw a line from 0.051 horizontal line, it should intersect the slope, okay, so this must intersect the slope। तो यहाँ पे और इंटरसेक्ट, फिर अभी यहाँ से हम लोग को वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, सो इट मस्ट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो जहाँ पर एक्स एक्सिस में वो इंटरसेक्ट करेगा वो अननोन फ्रीक्वेंसी होगा, सो हियर इट इंटरसेक्ट राइट, सो दिस इज द अननोन फ्रीक्वेंसी वी हैव। तो यहाँ पे अननोन फ्रीक्वेंसी देखो कितना है,
it is 350 hertz. So we get unknown frequency 350 hertz, right? So it's 350 hertz. तो यहाँ पर intersect हो रहा है vertical line x axis पे, which is in between 300 and 400, so 350 hertz. So in this way we calculate unknown frequency from graph. This is the way how we plot the graph. फिर ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम रिजल्ट लिखेंगे. रिजल्ट में हम लिखेंगे मीन वैल्यू ऑफ NL, unknown frequency by calculation and unknown frequency by graph. So we have to write these 3 points, and in addition to that we have to also write that the graph, the nature of graph is a straight line passing through origin, which shows that the frequency is directly proportional to 1 upon L. तो ये हमारा पूरा ग्राफ है, राइट? This is from 0 to 500 and this is from 0 to 0.070. So we plotted the graph. We have shown 4 points because we have 4 observation with n and 1 upon L. तो हमें 4 पॉइंट मिलेंगे ग्राफ के ऊपर, एंड हम वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑल दिस पॉइंट. अगर सारे पॉइंट पर लाइन पास नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 2 पॉइंट पे पास होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ करेक्ट होगा और आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगा. तो अभी हम यहाँ पर फिर से एक बार नज़र मार लेते हैं, राइट? ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन टेबल, मीन NL, और फिर अननोन फ्रीक्वेंसी बाय कैलकुलेशन एंड देन अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ. तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन में 4 ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी लिया था, नोन फ्रीक्वेंसी 480 to 320, एंड फिफ्थ वन वी हैव परफॉर्म विथ अननोन फ्रीक्वेंसी. So for each of these 4 known frequency we have found the vibrating length, mean vibrating length, and then we have calculated 1 upon L, and at the end we have found the product of frequency and mean length NL. So this we have done with log calculation. तो यहाँ पर log calculation के साथ हमने किया इसको. फिर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल दिया है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी 480 है और मीन L 14.1. तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन वर्टिकल करेंगे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का, तो n का लॉग लेंगे, L का लॉग लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर एंटी लॉग. तो इस तरह से हम NL फाइंड करेंगे और ये वैल्यूज़ ऑफ NL हम यहाँ पे पुट करेंगे. फिर हमें मीन NL फाइंड करना है. तो मीन NL फाइंड करने के लिए हम चारों वैल्यू NL के चारों वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो हमें आएगा 6699 हर्ट्ज सेंटीमीटर. फिर हम अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. अननोन फ्रीक्वेंसी बाय कैलकुलेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला दिया है n डैश इज इक्वल टू मीन NL अपॉन L डैश. तो यहाँ पर मीन NL 6699 आया, डिवाइड बाय L डैश. L डैश इज द मीन वाइब्रेटिंग लेंथ फॉर अननोन फ्रीक्वेंसी जो दिया है 19.3, तो हम यहाँ पर 19.3 लिखेंगे. फिर डिवाइड करेंगे तो हमें 347 हर्ट्स आएगा. इसको भी हम लॉग कैलकुलेशन से कर सकते हैं. वी कैन टेक लॉग ऑफ 6699, देन वी टेक लॉग ऑफ 19.3 एंड वी सबट्रैक्ट बोथ द लॉग बिकॉज ये डिवीजन में है. फिर जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग, तो हमें मिलेगा 347 हर्ट्स. फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ से हमें अननोन फ्रीक्वेंसी 350 हर्ट्स आया. ये सब हम रिजल्ट में लिखेंगे. तो यहाँ पे रिजल्ट है. रिजल्ट में फर्स्ट पॉइंट आएगा NL, मीन NL कितना आया, कांस्टेंट, व्हेन T and M आर केप्ट कांस्टेंट, हैंस लॉ ऑफ लेंथ इज वेरीफाइड. फिर सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे ग्राफ ऑफ 1 upon L अगेंस्ट एनी स्ट्रेट लाइन विच शोज दैट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon L. देन थर्ड पॉइंट में आएगा अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक बाय कैलकुलेशन इज 347 हर्ट्स एंड अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ इज 350 हर्ट्स. एंड देन वी हैव टू राइट प्रिकॉशन, एटलीस्ट 3 प्रिकॉशन वी हैव टू राइट. 2 precaution we have to write for 1 mark. Place the paper rider midway between the knife edges. हमें हमेशा पेपर राइडर को सेंटर में रखना होता है 2 नाइफ एज के. पेपर राइडर शुड बी लाइट एंड वेरी ड्राई. मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ एजेस एक्यूरेटली. तो इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया. सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो दिस विल encourage me to make new videos for practicals. Best of luck.